तो चलिए फिर देखा जाए लक्ष्य सिद्धांत ना, कहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, आप लोगों का केवीएस का पेपर कैसा रहा? कैसा रहा पेपर? अच्छा, मान लीजिए जो लोग दिए हैं पेपर, तो मेरी समझ से बहुत ही अच्छा था, जितना अच्छा आना चाहिए था। देखिए, पेपर तो अच्छा जाता है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता। कहने को तो लोग शुरुआत में कहते क्या हैं, पेपर दे के, हम अपना भी बता रहे हैं, हम किसी और का नहीं बता रहे हैं, पेपर दे के निकलने के बाद कहते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलत होगा। फिर उसके बाद जब 2 घंटे बीता, कोई और मिला, तीसरा व्यक्ति कह रहा अरे यार ये तो ऐसे था, कह अरे यार हाँ हमारा भी ये गलत है, तो 3 गलत हो गया। शाम तक सब्जी वब्जी लेने गए तो मान लीजिए कोई और मिल गया, अरे यार ये तो ऐसे था, अरे हाँ यार ये तो ऐसे था, मेरा भी गलत है। 4 गलत होते होते जब तक आंसर की आती है तब तक 8-10 गलत हो चुके रहते हैं। अच्छा, उसमें एक प्रश्न पूछा गया, अधा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? होगी कौन सी? आप पढ़े कौन सी हैं? वहाँ अब मैं भेजा हूँ ग्रुप में, उसको आप खोलिए, व्याकरण विधि वाला खोलिए, पेज 114 पे जाइए, 113 और 114 पे, और उसके बाद षष्ठी विभक्ति वाले प्रकरण में जाइए। खोलिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मुझे केवल बस वही एक प्रश्न लगा, और एक प्रश्न और था जो उसमें तो बस यही मैं समझता हूँ, अगर कोई ढंग से पुस्तक पढ़ा रहा होगा तो ये जो खरना खरा वाला एक तो ये था पार्ट, और एक तो वो था वही कृष्ण मूर्ति और 2 मित्र थे जो उनके घर जाते हैं, एक वो था, और श्लोक वाला एक था। इसी तीनों में से मैं समझता हूँ कम से कम 15 क्वेश्चन बने रहे होंगे। इनमें से एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि उसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। वो प्रश्न उसमें 2 ऑप्शन सही मुझे लग रहा था, भाई चूंकि मैं उतना ढंग से नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। 114 पृष्ठ पे आ गए आप लोग। 113 पे जहाँ द्वितीय व्यक्ति लिखा है उसमें व्याकरण विधि में 114 पृष्ठ में आएंगे, जहाँ लिखा है द्वितीय व्यक्ति, उसके बाद यथा, नीचे लिखा है यथा वैष्णवी चित्रम रचयति। मिल गया? ग्रुप में है, उसमें खोल लीजिए, PDF में है। मिल गया? नीचे देखिए क्या लिखा है, अभितः माने सामने, परितः माने चारों ओर, समया माने पास, निकषा माने पास, हा माने खेद है, प्रति माने के ओर, उभयतः माने दोनों ओर, सर्वतः माने चारों ओर, धिक माने धिक के योग में, ऊपर माने ऊपर, अधः माने नीचे। इसके योग में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया होगी। अब खोल लीजिए पेज नंबर 119, पेज नंबर 119। 119 में जो लिखा है, कवि नाम कवि शुआ कालिदासा श्रेष्ठा, 4-5 नीचे लाइन नीचे आएंगे, अधः यानी नीचे, वृक्षस्य अधः श्रमिकः सेते, वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य में षष्ठी बता दिए हैं, क्यों? अधः के योग के कारण। अब इसमें क्या माना जाएगा? दोनों माना जाएगा। लेकिन वहाँ हम लोग पढ़े थे अधोधः या उपरिपुरी या अध्यधि, ये होना चाहिए था। मेरे हिसाब से वहाँ षष्ठी ही होनी चाहिए, और इस पुस्तक में अगर दिया है तो या तो इसको कॉमन करेंगे या तो दोनों करेंगे। हाँ, फल में, इधर फल में पहले में हे फलम लिखा है, और दूसरे वाले जब परिशिष्ट इसके इसी वाले धातु रूप शब्द रूप में जब आगे देखेंगे तो उसमें फलानी ही लिख दिए हैं, विसर्ग लिख दिया गया है।
ऐसे ऐसे कई जगह पे गलतियां हैं। मैं कल एक धातु रूप देख रहा था इसमें, वो भी गलत है। चलिए फिलहाल इसमें जो पेज नंबर 6 नंबर व्याकरण बीथी में पेज नंबर 6 है, जो इसमें नहीं भेजा गया है बीथी वाला, मतलब 6 नंबर पेज वाला, उसमें भी गलत है। जिसमें वो स्वर और व्यंजन और अयोग व संज्ञा इत्यादि करके एक चार्ट नहीं बनाया गया है, उसमें भी गलती है। कई जगह गलतियाँ हैं, फिलहाल वो ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं। चलिए मिला जुला करके पेपर आप लोगों का माना जाए कि ठीक है। अब सारा दारोमदार जैसे फर्स्ट पेपर जैसे जिसका हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और जो पेडागॉजी वगैरह के क्वेश्चन थे, जिसका वो बेस्ट गया होगा, वो तो अपने आप को मान ले कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। सब्जेक्ट तो सबके लगभग सही है। मैं समझता हूँ अगर जो ठीक ठाक पढ़ा रहा होगा उसका 90 के नीचे तो नहीं होगा, 90 क्वेश्चन के नीचे उसका सही नहीं होगा, 90 के ऊपर चाहे जो हो। चलिए तो आज हम देखते हैं पेपर देने के बाद होता क्या है ना कि हम जो ऑप्शन लगाए रहते हैं वो वही लगता है कि नहीं बस यही सही है। चलिए हाँ, आद्यंतौ टकितौ, ये हम लोगों ने देखा था ना। आद्यंतौ टकितौ कहता क्या है, इसको देख लेते हैं फिर से। आद्यंतौ टकितौ, इधर क्या है आदि, और दूसरा क्या है अंत। आदि माने क्या है, यहाँ टित है, अंत में टित माने जिसमें टकार की संज्ञा हो। ठीक, अच्छा यहाँ बताइए यहाँ क्या है, टित है कि कित है? कब सोच के बोलिएगा। मैं इसके पहले बताया था कि संज्ञा किसकी होगी, क की, इसलिए ये कित माना जाएगा, ये टित नहीं माना जाएगा। ट की संज्ञा होती ही नहीं यहाँ है। ठीक है, अभी आएगा ये गणव कुक्टुक सरी में आएगा इसका प्रकरण। यानी कहाँ बैठेगा ये, आदि में अगर टित होगा तो आदि में, और कित में होगा, कित होगा तो अंत में। ये हम लोगों ने देख चुके थे, मतलब इसके पहले वाले। अब आगे देखते हैं, अगला क्या सूत्र है, गणोः कुक्टुक सरी। हाँ, बस ये केवल इतना ही कहता है कि कहाँ बैठे। यानी मान लीजिए अगर कुक और टुक का आगम होता है तो वो बैठे कहाँ। अभी इसका प्रकरण आगे आएगा और वो मामला फंसता है तब वो बताता है कि ये यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठे। क्या है, छोटा सा है, गणोः, गणोः कुक्टुक सरी। इसका सूत्र क्रमांक क्या है, 8 3 28। गणोः कुक्टुक सरी। इसमें इसको तोड़ेंगे तो कुक और टुक ये बन जाएंगे। गणोः, ङ और ढ, इसका मतलब क्या है, ङ हो या ड़ हो। उसके बाद क्या हो, कुक टुक। ये मूल रूप से ऐसे रहता है, उकार रहता है, अनुनासिक युक्त, कुक और टुक ये दोनों ही रहते हैं। और बाद में क्या हो, सरी माने सप्तमी, गणोः माने षष्ठी। यानी इधर न हो या ड़ हो, बाद में क्या हो, सर हो। सर प्रत्याहार माने जानते हैं कौन कौन से वर्ण, तीनों स और ह। बस इधर ङ हो या ड़ हो, बाद में सर हो, तो क्या आगम हो जाए, कुक और टुक।
हाँ है नहीं आएगा, सही। हल होता, सल होता तब आता। ठीक। अब जैसे ये लिखा गया है, जैसे ङ है फिर ड़ है फिर कुक है फिर टुक है, तो ङ के स्थान पर क्या हो जाए? कुक हो जाए, ड़ को टुक हो जाए। स्थान पर नहीं होगा, स्थान पर नहीं होगा। क्यों? ये है क्या? आगम है ना, आदेश तो है नहीं। आगम होता कैसा है? मित्रवत, यानी उसके साथ मिलकर के बैठ जाएगा। तो ये ङड़ो हो कुक टुक सरी कहता क्या है कि ङ हो या ड़ हो, उसके बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो उस ङ को और ड़ को क्रमशः कुक और टुक आदेश हो जाता है। क्लियर? आदेश आगम हो जाता है, वो बैठ गया दिमाग में थोड़ा सा। ये स्थान, बहुत जगह मैं यही भी बोलूँगा कि इसके स्थान पर, ये थोड़ा सा 2-3 चीज़ें कई जगह, अब जैसे वहाँ संधि विग्रह और समास विच्छेद वाले मामला थोड़ा गड़बड़ाता है, ऐसे कई जगह थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिएगा खुद से। मैं फिर से अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ इधर ङ हो या ड़ हो, बाद में कोई सर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इनको यानी ङ को और ण को कुक और टुक का आगम हो जाता है, स्थान पर नहीं, इसको आदेश भी नहीं होता है। ठीक, यानी कुक ङ के साथ क्या होगा? कुक का आगम, और ङ के ड़ के साथ क्या होगा? टुक का आगम। क्लियर है? अब ये बताया जा चुका था कि आद्यंतव टकितव, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। ये क्या है? षष्ठी, और ये क्या है? सप्तमी। सप्तमी में हम लोगों ने देखा था कि ये कुक टुक कहाँ, अच्छा भी इसको पहले उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है इसका? प्रांग धन, प्रांग धन षष्ठ। अब ये देखिए, ये क्या, ये नियम जो बताया गया है वो इस पे एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं? कहें कि इधर ङ हो, उसके बाद सर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ङ है इधर, बाद में सर यानी मूर्धन्य सकार वाला सर में आता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि किसको हो जाए आगम? ङ को क्या आगम हो जाए? कुक। तो इधर लिख देते हैं प्रांग धन कुक धन षष्ठ। ठीक, अब ये तो आ गया, इसका अंग बना। क्यों? कि जो इधर सरी माने सप्तमी, सप्तमी में हम लोगों ने पढ़ा था इको यणच में तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो ये कहता है कि सप्तमी निर्देशन यानी सप्तमी के द्वारा जो निर्दिष्ट पद हो उसके अव्यवहित पूर्व के स्थान पर, यहाँ स्थान पर नहीं बल्कि उसके स्थान के साथ ये आदिष्ट हो जाएगा। और इसके बाद वाले में आएगा वो पंचमी के द्वारा, पंचमी वाला हम पढ़े थे उदस्था स्तंभ पूर्व में, वो क्या कहता था? तस्मादित्य उत्तरस्य, तस्मात् माने पंचमी के द्वारा जो निर्दिष्ट पद होगा उसका अर्थ है कि उसके बाद वाले के स्थान पर। ठीक, सप्तमी माने समझ गए किसके? उसके पहले, और पंचमी के द्वारा जो निर्दिष्ट होगा उसके बाद वाले पे। अब यहाँ सरी माने मूर्धन्य सकार इसमें है, सर में आता है, तो इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले क्या है? प्रांग। तो इधर बताया कि दिया गया कि ङ के बाद अगर सर हो तो ङ को कुक आदेश हो जाता है, आगम हो जाता है। तो यहाँ ङ को कुक आगम हो गया। अब हलंत्यम से ककार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा कु की, उपदेशे जन्नासिक अनुनासिक युक्त स्वर की संज्ञा करता है, इसलिए उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा तस्य लोप से लोप। बचा क्या? क केवल शेष बचेगा ना, यही प्रांग धन क धन षष्ठ। अब कौन सा नियम लगेगा? यह है कैसा? वैकल्पिक है कि नित्य है? वैकल्पिक है, इसमें वाक्य अनुवृत्ति भी है। अब इधर देखिए, अब जोड़ने पर क्या बन जाएगा?
क और स मिलकर क्या हो जाते हैं? मूर्धन्य सकार आदेश। और इसके बाद स्थिति ये बन गई, इसको बना देते हैं। नहीं तो एक अगला वार्तिक भी आता है इसके बाद, चयो द्वितीयाः सरिपोष्कर सादेरित वाच्यम। ठीक, एक स्थिति ये बन गई। क्लियर है? अब दूसरा कहता है चयो द्वितीयाः सरिपोष्कर सादेरित वाच्यम। इसको हटा दिया जाए, अभी इसकी तो जरूरत पड़ेगी। चलिए यहीं लिख देते हैं, चयो द्वितीयाः सरि पौष्करसा देरिति वाच्यम। तब ये कार्य कैसे होगा? जो ये वार्तिक है चयो द्वितीयाः सरि पौष्करसा देरिति वाच्यम, चय में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अरे हम लोग जानते हैं च माने पहला वर्ण, तो वो कहाँ तक जाएगा? कपय तक, यानी सक्सर को बाद वाले को छोड़ देंगे, केवल अपने वर्ग के प्रथम वर्ण आएंगे। च, ट, त, क, प। एक पूरे वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5। तो यही तो 5 आ रहे हैं चय माने। आप जैसे कोई भी प्रत्याहार पूछा जाए तो पहले ये देखिए वो है किस स्थान का। मान लीजिए वर्गीय व्यंजन में से कोई है, तो जैसे झल, झल माने कहाँ का? च, छ, ज, झ। चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, स, स और ह, यहाँ तक। मान लीजिए खर, खल, खर माने क और ख दूसरा है, तो दूसरा दूसरा, पहला पहला, स, इतने तक तुरंत मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब ये कहता है कि चय माने चय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो द्वितीया किस में बदल जाए? द्वितीय माने द्वितीय वर्ण में परिवर्तित हो जाए। कब? बाद में क्या हो? सर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। और ये किसके मत में? पौष्करस नामक एक आचार्य ऋषि हैं, उनके मत में। पाणिनि जी समन्वयवादी आचार्य रहे हैं, जो अपने मत के साथ साथ अन्य जो उनके जो अन्य बाद वाले परवर्ती ऋषि या उनके पूर्ववर्ती ऋषि रहे हैं, पूर्ववर्ती का ही विशेष रूप से माना जाएगा, तो उनका भी मत उपस्थापित करते हैं स्थान स्थान पर। ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए कहाँ चय है? कम चय है, तो इसको क्या हो जाएगा? द्वितीया, यानी सीधे सीधे ये कहते हैं कि अगर चय प्रत्याहार का वर्ण है उसके बाद क्या है? सर। तो यहाँ चय प्रत्याहार का वर्ण है, ये बाद में सर है, तो इसके स्थान पर द्वितीय वर्ण हो जाए। इसका द्वितीय वर्ण क्या है? ख। तो क्या हो जाएगा? प्रांख षष्ठ। प्रांख षष्ठ, ये कैसे है? वैकल्पिक है। क्लियर? अब उसके बाद ये दो नियम बन गए। ये पक्ष में होगा, जो प्रांग धन षष्ठा बना है ये वाला, ये पक्ष में होगा इसके ड़ोह कुक्टुक सरी के। और जो चयो द्वितीया सरि पौष्कर सादे ऋतवाच्यम है, इससे ये बना प्रांख षष्ठा। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज देखिए, ये भी जो ये है ये कैसा था? वैकल्पिक था। अगर ये आगम नहीं होता है तब क्या बनेगा? जो ऐसी स्थिति प्रांग षष्ठा, यही रह जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा प्रांग षष्ठ, ये भी बन जाएगा। ये केवल पक्ष में, ये दूसरा नियम बन रहा है, ये एक नियम है। यानी कि प्रांग षष्ठा बना, प्रांख षष्ठा बना और प्रांग षष्ठा बना,
तीन तीन रूप बन गए। कहीं कठिनाई? यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब अगला नियम है। किससे? ये वाला, ये विकल्प से जब स्थिति ये कह रहा है, ये विकल्प से है, तो ये प्रांग धन षष्ठा, ये भी तो कुछ बनेगा, तो ये नित्य बनेगा। प्रांग धन षष्ठा बराबर प्रांग षष्ठा बनेगा। ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा जन्म पर्याय व्यंजनम संयोज्यम से, तो ये अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये ऐसी स्थिति में ये यही रह जाएगा। क्लियर है? यानी ये पक्ष माने जो नित्य हो, पक्ष माने होता है नित्य, और ये दोनों वैकल्पिक हैं। ये तुक का आगम ही वैकल्पिक है ना, तो ये भी वैकल्पिक है। द्वितीय वर्ण परिवर्तन, ये इस पर वार्तिक लिखा गया है। यानी कौन? अब प्रत्युदाहरण करिए, चाहे वो पक्ष वाला बने, अब ये चाहे दोनों कह सकती हैं। मुझे समझना ये है कि प्रांग, इसके दृष्टि में ये प्रत्युदाहरण बनेगा, इसकी दृष्टि में, क्योंकि ये कुक और टुंक का आगम करता है, लेकिन इसमें कुक और टुंक का आगम नहीं है, इसलिए ये उसका प्रत्युदाहरण बन सकता है। चलिए, अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊं, मैं दृश्य धातु को बहुत एकदम ढंग से बताया था। दृश्य धातु याद कर लीजिएगा, केवीएस में पूछा था। वो क्या देके पूछा था? हाँ, द्रक्षत लिखा था और पूछा था कि इसमें कौन सी धातु है। पहले स्थान पर द्रक्ष धातु लिखा था, पहले स्थान पर द्रक्ष धातु, उसके बाद पश्च धातु, उसके बाद दृश्य धातु। उसमें क्या पूछा था ना, यही था, द्रक्षति में धातु कौन सी है। पहले ये था द्रक्ष धातु, पश्च धातु, फिर उसके बाद दृश्य धातु, एक कोई और दिया था। अच्छा, ऑप्शन सी सही। अब कौन सा सही है? हम लोग बताए ये भी थे कि मारिएगा यही दृश्य धातु। दृश्य को क्या आदेश होता है? पश्च। अरे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि जो एकदम समझिए कि वो आप केवल यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते सीख गए होंगे। मुझे सब रूप तो खूब पूछा था ना। अरे याद भी नहीं आ रहा है कितना क्वेश्चन क्या क्या था। चलिए, यानी हम लोगों ने गणोह कुक टुक सरी में देखा प्रांग षष्ठा, प्रांग षष्ठा और प्रांग ख षष्ठा, ये बना। ये तो हम किसका देख लीजिए, न वाला, क्योंकि कहा क्या है, गणोह, इसका नहीं देखे हैं, केवल इसका देखे हैं। कुक टुक सरी। अब ड़कार वाला देखते हैं, दूसरा क्या है, सुगण धन षष्ठ। इसका अर्थ क्या है? सुगण माने सुंदर गणना करने वाला, षष्ठा माने छठवां। ऐसा कुछ है जो सबसे अच्छी गणना करता है, और वो कब का है? छठवां। सुगण धन षष्ठा जब आया तब ये आया कि गणोह कुक टुक सरी, यानी इधर ङ हो या ड हो तो उसको कुक और टुक आगम हो जाते हैं। यही था ना, ङ हो या ड हो, उसके बाद सर प्रत्याहार का वर्ण हो तो ङ को कुक का आगम और ड को टुक का आगम हो जाता है ना। तब यहाँ देखिए क्या है, क्या आएगा, क्या इधर लकार है, बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, क्या आगम हो जाएगा? टुक का। यानी बताया है ण के स्थान पर टुक का आगम होगा।
सुगण धन, ये आगम इसी के साथ होगा, तो यहाँ टुक धन षष्ठ, ये स्थिति बनी। हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप ककार की हो गई, और उपदेशे अनुनासिक से संज्ञा और तस्य लोप से लोप किसका हो गया? ऊ का, यानी अनुनासिक ऊकार का बचा क्या? ट। किसी के मत में तो ये टित तो नहीं हो रहा है, ये बैठा कहाँ? अंत में। वहां क्या कहा गया है कि आद्यंतौ, आदि अंत, तो आदि के स्थान पर टित, अंत में कित। तो ये कोई वर्ण है इसके अंत में क्यों बैठा? आद्यंतौ टकितौ ऐसा निर्धारण करता है कि उसके अंत में बैठे। ठीक है, एक चीज अभी और यही ध्यान लीजिए कि अगर टित होगा तो कहाँ जाके बैठेगा? कहाँ, किस आदि में? इसके आदि में कि इसके आदि में? क्यों इसके आदि में नहीं हो सकता क्या? क्यों क्यों नहीं हो सकता है? नियम तो हमारा यही कहता है ना कि या तो आदि में बैठे या तो अंत में बैठे। अगर टित है तो कहाँ बैठे? आदि में, और कित है तो अंत में। ये तो नहीं कहा किस वर्ण के आदि में बैठे किस वर्ण के अंत में, फिर क्या माना जाएगा? इसके अगले वाले जब उदाहरण मतलब दूसरा वाला सूत्र अगला चलेगा तो उसमें ये मामला फंसता है। यहाँ तो यही कहा गया ना, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य। ये है सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट, यानी सरी, सरी माने सप्तमी, तो इसके द्वारा निर्दिष्ट पद यहाँ क्या है? षष्ठ। तो इसके अव्यवहित, व्यवधान रहित पूर्व के अंत में, यानी इन बीच में, हम ये नहीं कहेंगे बीच में, इस वर्ण के द्वारा, यानी कि सरी माने सर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, तो सर प्रत्याहार का वर्ण यहाँ है, तो कहते हैं कि तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य। तो इसका अव्यवहित पूर्व क्या है? ऋकार। तो अब यही कहता है, अब यह आ जाएगा आद्यंतौ टकितौ, यानी जब यहाँ आ गए तब कहा कि आदि में का बैठे? टित हो, कित हो तब अंत में। तो जब टित वाला मामला आएगा तब इसके आदि में बैठेगा, तब वहाँ पंचमी द्वारा निर्दिष्ट कार्य बाद वाले के स्थान पर होता है ना, अभी समझ जाएंगे। उदह स्था स्तंभो पूर्व से ये ख्याल है ना, वो कहता है कि उदह अवस्था स्तंभो पूर्वस्य, यानी उद हो, ये पंचमी है उदह, उसके द्वारा निर्दिष्ट पद यानी बाद वाला है, तो उसके स्थान पर कार्य हो रहा था। अब यहाँ देखिए, अब वो छोड़ दिए, बहुत घूम जाएगा। तुलनात्मक ढंग से अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ब्राड घूम के आता है, लेकिन मामला जो एकदम क्लियर हो जाता है। तो यहाँ यह समझिए कि सर प्रत्याहार के द्वारा निर्दिष्ट ये है, इसके जस्ट पूर्व वाले के स्थान पर, पूर्व वाले का स्थान माने इसके अंत में, क्योंकि कित है ना, तो कित किसके अंत में, यानी इसके अंत का अवयव बन जाएगा, किसी को हटाएगा नहीं, उसके साथ मिल करके बैठ जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि हलंत्यम उपदेशेन, तो उपदेश किसको किसको कहते हैं? उपदेश किसको कहते हैं? उपदेशा आद्योच्चारणम, यानी पाणिनि कात्यायन पतंजलि के द्वारा जो कहा गया है, उनके द्वारा बताया गया है, वही उपदेश है। तो ये टुक या कुक ये उपदेश है कि नहीं? यानी इसको तो पाणिनि जी ने ही बताया था ना, कुक का आगम हो, टुक का आगम हो, या मित का आगम हो, ये तमाम आगम ये तो पाणिनि जी ने बताया ना। तो इसके अंतिम वर्ण की हलंत्यम संज्ञा और तत्सलोपा से लोप, उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा ऊ की, उसका लोप, बचा क्या? ट। अब यहाँ कौन सा नियम लगेगा? चयो द्वितीया सर क्या कहता है? ये ट अपने वर्ग का प्रथम अर्थक वर्ण है, तो इसको क्या बन जाए? ठ। एक यहाँ भी बनेगा, चयो द्वितीया सरी से, ठीक।
अब क्या बन गया? सुगण ठ षष्ठ। एक ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? चूंकि ये वैकल्पिक है, सुगण षष्ठ एक ये भी बन जाएगा। दूसरा क्या बना? ये। अब ये ठ बनाने के लिए जो चय द्वितीया सरि पौष्करसादेर वचम पौष्करस आचार्य के मत में बताए थे वो भी वैकल्पिक है, तो क्या बन जाएगा? सुगण षष्ठ। सुगण षष्ठ। 3 रूप प्रांग षष्ठ के बने और 3 रूप सुगण षष्ठ के भी बने। ठीक है, क्लियर है ये? अब आगे चला जाए। बोल नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं बोलते हैं तब लगता है नहीं समझ में आया। क्योंकि हम भी ऐसे कभी थे कि हमको भी नहीं समझ में आता तो हम बोलते नहीं थे। चलिए, अब इसके पहले हम लोगों ने एक पढ़ा था सट संता। कहाँ आया था वो? तो सी। वो कहता क्या था? तो सी कहता क्या था? किसी को मतलब लेना देना कुछ है नहीं सिद्धांत से, या वो स्तुत्व का निषेध करता था ना। के बाद अगर सा हो तो टावर नहीं होगा। तो हो टवर्गात परस्य स्तोह टुर न स्यात्। आया? तो पीछे को आप लोग दोहराते रहिए। आप लोग इसका मतलब पढ़ के नहीं आते हैं, पढ़े होते तो सी जरूर याद आ जाता। चलिए इसको हटा जाए। नहीं याद करिए ना। मान लीजिए सामर्थ्य तो विद्वान बनने के सब में है, विद्वान बनने का सामर्थ्य सब में है। ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान नहीं बन सकता है। सब व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट विद्वान बन सकता है। हम विशेष रूप से अगर कुछ समझना हो तो मैं 2 दिन वहाँ गया, गंगानाथ झा में सेमिनार था। ऐसे ऐसे व्याख्यान चल रहे थे, क्या बताएं, गजब। और मैं समझता हूँ कि भले 100, 200, 300, 400 रुपये जो लगे, कम से कम आपको जाना चाहिए। यहीं गंगानाथ झा में आज तो समापन है। गंगानाथ झा जो परिसर, ये आपका आज़ाद पार्क है, अल्फ्रेड पार्क जिसको कहते हैं, उसी के भीतर है। इतना बढ़िया बढ़िया व्याख्यान चला कि क्या बताएं। समय हमारे पास नहीं था, फिर भी हम लोग गए थे। नहीं, उस दिन थोड़ा सा मैं पढ़ने में मशगूल था, तो पढ़ते पढ़ते बाद में पता चला कि वहाँ अविनेश सर बताए कि वहाँ है सेमिनार चल रहा है, चलिए चला जाए। हम कहे यार अब क्या करें, अब इधर पढ़ाई KBS का है कल एग्ज़ाम। हम कहे चलिए चलते हैं। फिर चले गए। फिर शाम को लगभग 10 बजे लौट के आए। फिर कल वहाँ से पेपर देने के बाद फिर वहीं सीधा चले गए। चलिए, डहसी धुट कहता क्या है? डह सी धुत। इसका नंबर क्या है? 8, 3, 29। डह माने पंचमी, सी माने सप्तमी, धुट माने प्रथमा। अब यहाँ मामला देखिए जो अभी बता रहे थे, क्या आगे हो जाए? ड हो, उसके बाद सी हो, तो ढूंढ का आगम हो जाए। ये कैसा आगम है? कित है कि टित है? ये कित है, भैया कित है, कित। आदि है, टकार की नहीं होती, अंत है। आदि में
टित बैठे, अंत में कित बैठे। ये तो ये धुट है, ये कित है कि टित है? कित है। यानी टकार की संज्ञा हुई है। अभी कित कोई बताया, फिर याद आया कित है। धुट है, इसमें टकार की संज्ञा लोप हो जाता है। उपदेश जन्नासिक से ओंकार की संज्ञा बत्ता क्या है? ध। तो ये इस ध को क्या माना जाएगा? टित माना जाएगा। तो ये बैठेगा कहाँ? आदि में। टित हो तो आदि में। अब यहाँ देखिए, अब किसके आदि में बैठे? ये तो सी है, सी माने सप्तमी। सप्तमी है, अड्डा में पंचमी। सप्तमी वाला कहता क्या है कि तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी पूर्व के स्थान पर आदेश करता है। इधर पंचमी भी है अड्डा में, तो ये कहता है कि तस्मात् इति उत्तरस्य, पंचमी के द्वारा जो निर्दिष्ट है वो उसके बाद वाले के स्थान पर कार्य होगा, बाद वाले स्थान पर कार्य होगा। ये तो कह रहा है कि नहीं पीछे बाद वाले हो, अभी कहा तो नहीं पहले वाले हो जाए। अब दोनों जने भाई झगड़ा, अब बैठाए कहाँ जाए? दोनों यहाँ खड़े हो गए ना। सप्तमी वाला कह रहा नहीं पहले वाले पर, और ये वाला कह रहा नहीं बाद वाले पर, तो किस स्थान पर होगा? बीच में होगा। अच्छा, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और राक्षसों के? शुक्राचार्य। एक त्रिशंकु नाम का कोई था व्यक्ति, वो पहले उनके पास गया, बृहस्पति गुरु के पास, कहा कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। गुरु जी हमारे कहानी बताया करते थे बीच बीच में। कहे कि नहीं, बृहस्पति के पास जब गए तो कहे कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। तो बृहस्पति जी ने कहा कि नहीं भाई, यह विधान नहीं है कि सशरीर कोई स्वर्ग जाए। तब वहाँ से जब निराश हुए तो उनके शुक्राचार्य जो थे उनके एकदम सीधे प्रतिद्वंदी थे। तो गए उनसे बताए, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे ऐसा है तो मैं तुरंत भेजता हूँ। अब इधर से भेज दिए उनको कि जाइए आप स्वर्ग जाइए सीधे, अपना आमंत्रित करके मारे, फिर वो चले गए भाई साहब। अब जो विधि का विधान है, कोई सशरीर स्वर्ग तो जा नहीं सकता। शुक्राचार्य जी के तप और प्रभाव से ऊपर जा रहे हैं, उधर वाले नीचे भेज रहे हैं। अब वहीं बीच में अटक गए हैं। एक आता है त्रिशंकुरिवांतराले तिष्ठ, त्रिशंकु की भांति बीच में ही रुको रहो। कहाँ आया है ये? अभिज्ञान में आया है। बहुत बढ़िया। किसको कहा है, किसने कहा है? किसने किसको कहा है त्रिशंकुरिवांतराले तिष्ठ? ये विदूषक ने कहा है। किसको कहा है? राजा को कहा है। त्रिशंकुरिवांतराले तिष्ठ, ये किस प्रकरण में कहा है विदूषक ने? वहाँ मुझे जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि जब वो माता जी का संदेश लेकर के आता है, कहता है कि माता जी ने बुलाया है, चाहे जहाँ भी हो, मान लीजिए पहले दूसरे तीसरे में, दूसरे में आता है वो आता दूसरे में है, पहले में नहीं है, तृतीय में नहीं है। तब वो कहता है कि एक तो माता जी बुला रही हैं, दूसरा इधर शकुंतला के प्रति मेरा लगाव बढ़ गया है, मैं यहाँ रुकूं कि माता का कार्य पूरा करूं। तब वहीं विदूषक कहता है कि तुम ऐसी स्थिति में हो तो त्रिशंकु इव अंतराले तिष्ठ, तुम बीचे में रुको रहो। अब अपना समझो। तो वैसे ये कहता है कि पूर्व वाले पे हो जाए, और ये कहता है बाद वाले पर हो जाए। तब दोनों का एक सलूशन निकलता है कि उभय निर्देशो पंचमी निर्देशः बलीयान, यानी जहाँ पंचमी के द्वारा निर्देशित हो और सप्तमी के द्वारा निर्देश अगर दोनों एक साथ उपस्थित हो रहे हैं तो जो पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट होगा वो बलवत्तर हो जाएगा, यानी उसी के अनुसार कार्य होगा। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसको भी बना लेते हैं। यानी इधर ड हो, बाद में
सर हमारे पूरा सवाल आया। तो कहाँ किसके स्थान पर होगा? किसके स्थान पर होगा? आगम होगा, इसलिए स्थान पर नहीं होगा, उसके स्थान के साथ साथ होगा। अब यहाँ किसके साथ होगा? अभी यही बताएं। अच्छा उदाहरण बोलिए तब समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है? षड धन। इसकी वृत्ति में देखेंगे तो लिखा है डात परस्य सस्य ढुड वा। डात परस्य माने ड के बाद, सस्य माने स को ढूंढ यानी ढूंढ का आगम हो जाए, वा माने विकल्प से। अब यह है तो किसको आगम बता रहे हैं? स को। ये डह माने पंचमी है, तो यानी पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट पद ये है। तो अभी बताएं कि पंचमी के द्वारा जो निर्देश होगा वो बलवान होगा। तो ये कहता है पंचमी वाला कि तस्मात् इति उत्तरस्य, यानी पंचमी के द्वारा जो निर्देश होगा वो बाद वाले पर होगा। तो यानी कि यहाँ जो है क्या आगम हो जाएगा? ढूंढ का। यह आगम हो जाएगा। सा का अवयव बनेगा कहाँ? आदि या अंत में। तो आगम कैसा है? टित है, इसलिए संतः के आदि में बैठा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो? कंफ्यूजन पूछ लीजिए तुरंत, फिर से समझ लीजिए। कहता है कि डह माने ड के बाद अगर सा हो तो उस सा को आगम क्या हो जाए? ढूंढ का आगम हो जाए। वृत्ति में लिखा गया है कि डात परस्य माने ड के बाद सस्य माने सा को ढूंढ का आगम हो जाए। जो प्रथमा में है ढूंढ का प्रथमा में होने के कारण ये आदेश है, तो ढूंढ का आदेश मतलब आगम हो जाएगा। तो जो है ये स का आदि अवयव बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? षड धन ध धन संतः। उकार की संज्ञा हो जाती है और टकार की संज्ञा, यानी कि दोनों लुप्त हो जाते हैं। बत्ता क्या है? षड धन संतः। अब कौन सा नियम लगेगा? खरिचा का अत्ता क्या है? खरी माने? खरी में कौन सी विभक्त वचन है? खरी माने सप्तमी। तो हम ऐसे बना करके यहाँ खर लिख दिए। अब इधर क्या रहेगा? उसकी वृत्ति में लिखा गया है कि खरी झलाम चरह शुहु, यानी इधर क्या हो? झल हो, इधर खर हो, तो झल के स्थान पर चर माने च ट त क प श स, यहाँ तक क्लियर है? तो झल हो खर हो तो इस झल के स्थान पर चर। खरिचर। तो यहाँ झल और चर कहाँ बन रहा है? बाद में क्या हो? खर हो। तो यहाँ खर है, तो इसके पहले क्या है? झल है। झल का चौथा वर्ण है? झल माने चौथा, च छ ज झ, चौथे वर्ण से लेकर के पहले वर्ण तक। ये कौन किस वर्ण में, किस वर्ग में आता है? त थ द, यानी तीसरे वर्ग है, वर्ग का तीसरा। तो इसके स्थान पर क्या है? हाँ, त थ द ध, चौथा है। चौथे के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या हो, फिर क्या लगेगा? षड धन त धन संतः। फिर क्या? अब देखिए ये कहाँ का वर्ण है? त वर्ग का प्रथम अक्षर खर में आता है, और इसके पहले क्या है? ड। तो अब क्या बन जाएगा? ड को क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा।
सट संतः, एक ये बनेगा एक सट और दूसरा क्या बनेगा सट संतः, यानी ये वाला स्थिति। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ खर्चा लगेगा कि नहीं, बाद में स का सकार है यानी वो वाला, उसके पहले झल है ट ठ ड, तीसरा वर्ग है तो इसको क्या हो जाएगा, यानी उस वर्ग का प्रथम, तो सट संतः। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये किस पक्ष में है, धुंट के, यानी धुंट का आगम हुआ तभी सट संतः बना है। ये कैसा है, वैकल्पिक है, और ये नित्य बनेगा। क्लियर है। फिर अगला क्या कहते हैं, अगला सूत्र है नश्य। इसी का सेम नश्य भी है, थोड़ा सा मामला आगे लेकर के बढ़ जाता है। अब उसको देखते हैं। ये ठीक हो गया, मिटा दिया जाए। हम बीएड में करते थे, जब हम लोग टीचिंग करते हैं ना, तो मेरी आदत थी पूरा ब्लैक बोर्ड जब कर लेते थे, ब्लैक बोर्डिंग, यहाँ पहुँचे फिर इधर से ही मिटाना शुरू कर देते थे। तब गुरुजी एक दिन, हर बार यही होता था, तो एक दिन खूब जम के डांटे, कहे कि जब शुरू से लिख रहे हो, मान लीजिए कोई लिख रहा है, लास्ट में अगर पहुंचा है तो उसको लिखने में भी सौकर्यता होगी, तुमको मिटाने भी, तो क्यों नहीं वहाँ से मिटाते। तो गुरुजी का ख्याल रहता है तब तो इधर से मिटाते हैं, जब भूल जाते हैं तो वहाँ से मिटाना शुरू करते हैं। नश्च, अगला सूत्र क्या है, नश्च। इसका क्रमांक क्या है, 30 या 32 होगा किसी में। इसमें कहता क्या है, नश्च, न माने न को भी, यही कहता है ना। इसके पहले हम लोग डहसी धुट पढ़े हैं, न को भी धुट का आगम हो जाए। इसमें पहले ये रहेगा, इधर न रहेगा, बाद में स रहेगा, तो इस न को न के साथ क्या हो जाएगा, धुट का आगम हो जाएगा। न इस न को नहीं होगा, मतलब बादे वाले के स्थान पर होगा, इधर न रहेगा तभी होगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डहसी, यानी ड के बाद हो, ड के बाद स हो तो यहाँ धुट का आगम हो जाएगा, यही था ना ध का आगम। लेकिन अब बता रहे हैं न को भी, धुंट और सी का आगम होगा यहाँ, मतलब वो इसका जो अध्यार, इसके पहले जो पढ़े हैं, अनुवर्तन, डहसी धुट से सी और धुंट का अनुवर्तन आएगा, तो ये रहेगा न रहे, उसके बाद स रहे, तो यहाँ धुंट का आगम हो जाएगा। अब न में कौन सी विभक्ति है, न में पंचमी है। तो उसी प्रकार से जब दोनों का मामला ऊपर आएगा कि किसके स्थान पर हो, पर वाले के कि पूर्व वाले के, क्योंकि धुंट जो है टित है, तो टित होगा तो कहाँ बैठेगा, आदि में। यहाँ जब मामला फंसेगा कि ये कहेगा कि बाद वाले में होगा, तो सप्तमी के द्वारा कहेगा तो पूर्व वाले के स्थान पर होगा, तब मामला फंसेगा। जब तब वो वह निर्देशो पंचमी निर्देशा बलियान, यानी दोनों के निर्दिष्ट होने पर जब पंचमी वाला जो निर्दिष्ट होगा वो बलवत्तर हो जाएगा। तो यानी कि न के बाद जो होगा, यानी न के बाद क्या है, स, इसके साथ क्या आगम होगा, धुंट का आगम होगा। अब इसका उदाहरण क्या है, सन धन सह। अब क्या है नियम, देखिए स है, बाद में इसके पहले क्या है, नकार है। इसका वो अनुवर्त क्या बोलते हैं,
वृत्ति जो है, वृत्ति में क्या लिखा गया है? नान्तस्य परस्य सस्य, यानी नान्तस्य, इस न से अंत, इसके परस्य माने सस्य माने स को क्या आगम हो जाए? ढूंढ का आगम हो जाए। तो आगम कहाँ होगा? इस स से पूर्व अवयव बनेगा, क्योंकि तित है, ढूंढ का आगम हो रहा है, तित है, इसलिए इसके आगे हो जाएगा। तो हो जाएगा सन धन ढूंढ धन अब बताइए अब क्या होगा? इत संज्ञा टकार की लोप, उकार की भी इत संज्ञा लोप, बचा क्या? ध भर शेष बचेगा। अब कौन सा नियम लगेगा? अब आप लोग बताइए। खर्चा कहता क्या है? यानी इधर झल हो, इधर खर हो, तो झल को चर आदेश हो जाए। तो झल या खर इसमें है, मिल रहा है कहीं? कहाँ? ये खर है और ये झल है, तो झल को क्या बन जाएगा? चर। ध का सबसे निकटवर्ती क्या बनेगा? ता, चूंकि ऋतु लसानाम दंता है, तो त थ द ध तीसरा वर्ण है, तो इसका हाँ चौथा वर्ण, इसका पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? त। सन धन सह, अब क्या बन जाएगा? जोड़ने पर संत सह। अब ये वाला जो ऑप्शन था नश्य कैसा था? वैकल्पिक था, ढूंढ का आगम वैकल्पिक था ना, तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा? संसह। ये सन कहाँ का रूप है? सन कैसे बना है ये मैं पूछ रहा हूँ। अस धातु से सत्य प्रत्यय कृते सति सन इति पदम निष्पद्यते, इसका रूप कैसे चलेगा? क्या हो गया? सन संतव संतः यही रूप चलेगा। प्रथमा में ये हलंत सहित रहेगा, सन संतव संतः। यहाँ सन माने और सह ये दो रूप हैं। संसह माने प्रथमा व्यक्ति बहुवचन वाला नहीं है। सन धन सह वह है, अस धातु सत्र प्रत्यय जुड़ा, तो उसका अर्थ हुआ वह है, वर्तमान में है। अस धातु वर्तमानता के अर्थ में बोधित होते ही ना, तो वह है, वो विद्यमान है। क्लियर हो गया? अब ये आगे वाला जो आ रहा है सीतुक, सीतुक जो है ये वैकल्पिक है। सर ये तो नश्या से बना है ना? कौन? वैकल्पिक वाला नश्चा पदांतस्य झलि लिखना, क्या लिखे थे? खरिचा से ही बनेगा, खरिचा तो वैकल्पिक ही है, खरिचा ही से बनेगा। ये नित्य बनेगा, ये वैकल्पिक बनेगा। यहाँ नश्च पदांतस्य झलि, और वो क्या करता है कि नान्तस्य पदस्य अनुस्वारो ऐसे करके था, नश्च पदांतस्य झलि नश्च। अच्छा ये कह रहे हैं ना? अच्छा नश्च पदांत समझ है ना, ये इससे बना है, नश्च से ये बना है, ढूंढ का आगम हुआ है। और ये जो है ये खरिचा से नित्य बना है। हम हमारा दिमाग चला गया नश्च पदांत झल, हम तो कहाँ भैया कहाँ वो नश्च पदांत झल कहता क्या है? आगे है प्रकरण तो आप लोग बता ही दिए, अभी कुछ दिन पहले पढ़े हैं। इसको हटा दिया जाए।
ना, अरे किताब मत खोलिए, किताब बंद करिए। क्या पूछो बताइए। नश्य पदांतस्य झलि कहता क्या है? वो पदार्थ ना और पदार्थ ना माँ के बाद हो जाता है। किताब खुल गई है। क्वेश्चन ही नहीं सुने। क्वेश्चन नहीं सुने। नश्य में अनुवर्तन किसका आता है? अनुस्वार मोनुस्वार से अनुस्वार का वहाँ अनुवर्तन आता है। इसके बाद जो सूत्र अगला आ रहा है सीतुक, ये तुक का आगम करता है। इसको मैं कल बताऊंगा। कल मैं सोच रहा हूँ तुक के जितने भी आगम होने वाले हैं, उधर बाद में वा पदांतस्य करके है, नहीं लक्ष्मी छाया शिव छाया इत्यादि में, वो वाला तक मैं सोच रहा हूँ कल ही बता दूँ। अंत में सबसे अंतिम जो व्यंजन संधि का सबसे अंतिम वाला सूत्र देखिए क्या है? पदांताद्वा ऐसे करके है शायद। हाँ चलिए ठीक है, आज के लिए यही विराम करते हैं। मैं सोचता हूँ आप लोगों को पढ़ाते समय ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि